तो ये वाला क्वेश्चन था 2011 और 2018 का। इसको डिस्कस करना है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड होता क्या। सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए आप, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे कि आपका इक्वेशन दिया हुआ, इसको आपका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो इसका कॉफिशिएंट यहाँ पे लिख दीजिए, उस कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाइए, जैसे कि 5 -1 -2, ठीक है। और ये आपका XYZ, ये जितना वेरिएबल्स था उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो 3 वेरिएबल है तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। अब रो ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब रो में गुना भाग करेंगे। जैसे कि आपको इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो 5 के नीचे सारा, मतलब इसको कन्वर्ट करना होता है आपको, इसको कन्वर्ट करना होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, उस तो डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। ये हो गया आपका डायगोनल। डायगोनल के नीचे सारा 0 करना होता है तो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट 0 होता है। तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए, अगर ये 1 वाले इस इक्वेशन को आप ऊपर लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये 1 ही है, तो उसके हेल्प से नीचे वाले को 0 करना ज़्यादा आसान रहता है। जैसे कि कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 है, तो देखिए R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पहला टर्म कितना हो जाएगा आपका 5, 1 × 5 5। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए R2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके R1 घटा दिए तो इतना आ गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे चेंज होगा, चेंज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी वही ऑपरेशन होगा। 5R2, तो R2 में कितना है -30, तो 5 × -30 -R1 तो -142। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे का सारा एलिमेंट 0 करना है, तो उसी तरीके से आप कीजिए। फिर आपका डायगोनल एलिमेंट, चलिए 2 डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट था उसमें 2 0 हो गया, अब बच गया ये वाला। तो मतलब आपको -3 को भी 0 करना है। तो देखिए -3 को कैसे 0 कीजिएगा, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 हो जाएगा, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 42 हो जाएगा। तो इसमें 14 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। कहने का मतलब मेरा क्या है कि 14 R3 है, इसको 14 से मल्टीप्लाई कीजिए और R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ से आप इसको फिर इक्वेशन फॉर्म में लिखिए, तो ये हो गया, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में आपका ये आ गया। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन यहाँ भी होगा। तो देखिए ये वाला आपका आ गया इक्वेशन के फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए जेड का वैल्यू निकलेगा आपका, इस वाले इक्वेशन से जेड का वैल्यू निकल जाएगा। जेड का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन में, तो वहाँ से वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये दोनों को सॉल्व किए तो आपको वाई जेड मिल गया। अब वाई जेड को उठा के पहले वाले इक्वेशन में रख दीजिए तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से जो निकालते हैं उसको बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। आप क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बैक से जा रहे हैं ऊपर। तो देखिए जेड निकला, फिर वाई जेड निकला, फिर एक्स निकला, तो इसको बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। तो मेरा वाई का भी निकल गया, जेड भी निकल गया और एक्स भी निकल गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए आप लोग डिस्कस करते कि होता क्या। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड इज a method for solving system of linear equation in which we transform the given system of linear equation into upper triangular system by applying elementary law operation। कहने का मतलब क्या है, पहले तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो मेथड फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, एन इक्वेशन इन एन वेरिएबल, ठीक है। एन इक्वेशन है और कितना वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, ठीक है। x1 से लेके x1 तक। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में। अपर ट्रायंगुलर सिस्टम मतलब जैसे कि x1, दूसरे इक्वेशन में x1 नहीं रहेगा, तीसरे में x2 नहीं रहेगा, चौथे में x4 नहीं रहेगा, और सबसे लास्ट वाले में x1 को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यानी कि आप देखिए ये अपर ट्रायंगुलर सिस्टम है कि नहीं। तो अपर ट्रायंगल जैसे ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारा 0, ठीक है। तो x1 वेरिएबल है ही नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको x1 इसके कॉफिशिएंट 0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर सिस्टम है। तो अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। देखिए जो डायगोनल एलिमेंट है, और ये आपका A1 1 A2 2 ये सब तो डायगोनल है। तो देखिए इसके नीचे का सारा 0, तो इसको छोड़ के देखिए इधर सारा 0 है कि नहीं।
इधर सारा जीरो है, इसके इधर सारा जीरो है, ठीक है। यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या होता है A33 होता। अब देखिए इसका कुछ पहले वाला वैल्यू तो होता नहीं, तो कुछ नया वैल्यू होता तो मान लेते हैं क्या A'33 होता है, यहाँ पे X3 होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता कुछ वैल्यू A3 एन तक जाता, A2 एन तक है तो ये A3 एन तक जाता, और यहाँ पे B'3 आता। तो देखिए इसको अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ से हम एक्शन निकालेंगे, फिर उस एक्शन को इसके ऊपर वाले में पुट कर देंगे, तो वहाँ से x(-1) भी निकल जाएगा। फिर उसको फिर ऊपर वाले में पुट कर देंगे, तो उसी तरह से करते जाएंगे तो फिर x2 निकलेगा, फिर x1 निकलेगा। तो आपको x1 से xn तक सारा वैल्यू पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रॉम लास्ट इक्वेशन वी गेट xn, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन प्रीसीडिंग इक्वेशन, मतलब इससे पहले वाला जो इक्वेशन रहता है उसमें पुट करेंगे तो वहाँ से xn-1 निकल जाएगा। Similarly, by back substitution we get value of all the variables x1, x2 और xn। अब देखिए इसको समझने के लिए, तो टू अंडरस्टैंड दिस मेथड वी टेक अ सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि ये वाला हम इक्वेशन लिए, तो अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर तो ये हुआ डायगोनल एलिमेंट, उसके नीचे का सारा जीरो करना है, मतलब इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो। या इसको दूसरे वर्ड्स में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं कि एलिमिनेट x1 फ्रॉम दिस इक्वेशन, एलिमिनेट x2 फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि एलिमिनेट वेरिएबल्स, ठीक है, इन फ्रॉम सक्सेसिव इक्वेशंस, मतलब जैसे कि इसमें x1 निकाले, इसमें से x1 x2 हटा देंगे, तो वही काम करना होता है इसमें। तो जैसे कि इसका कोफिशिएंट 0 बनाना, कैसे बनाएंगे, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे 8 to 1 हो जाए। जैसे कि आपको A21 लाना है, A11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाए। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, A11 को, अगर A11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, A21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, A21 आ जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए पहला टर्म x1 का इतना आ जाएगा, फिर इसमें से घटा देंगे तो ये पहले इसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग यही काम करते हैं जैसे, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में करना आसान होता है, तो हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कोफिशिएंट को अलग कर लीजिए, और वेरिएबल्स जो x1 x2 x3 है उसको अलग कर लीजिए, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा हो गया। अब देखिए अगर ये वाला 0 नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए 0 रहता तो आप, अगर ये 0 रहता कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो वो 0 ही रह जाता, इसलिए यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो R2 है, तो R2 को हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वाला 0 करने की कोशिश करते हैं। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर बनाएंगे तो ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 होना चाहिए, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 होना चाहिए, इसको 0 करना है। तो A21 0 कैसे होगा, या तो फिर इसको A21 से मल्टीप्लाई करके R2 को A11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और R1 को A21 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा देंगे उसको, ठीक है। तो आप ये सब लिखिए, ये सब आपको पता है। तो आप इसको 0 कीजिए पहले, फिर R3 को भी 0 करना है, तो R3 भी 0 कैसे होगा, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है, ठीक है। तो इसको 0 कैसे करते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए वही लिखा हुआ है, इसको A11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और R1 को A31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और R3 में से इसको घटा देंगे, तो मेरा ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो पहला स्टेप में हम लोग ये 0 करेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी वैल्यू चेंज हो जाएगा, कुछ सेम ऑपरेशन इसमें भी होगा आपका। कहने का मतलब R2 में क्या करेंगे हम लोग, A11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A21 से R1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटा देंगे। कहने का मतलब मेरा क्या है कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे A11 R2 यानी कि B2 माइनस A21, तो A21 R1 यानी कि B1। तो जो वैल्यू आएगा आपका, उस वैल्यू को आप यहाँ पे लिखिए। तो कुछ नया वैल्यू आएगा तो मान लेते हैं B'2, उसी तरह से B'3। अब देखिए इसका वैल्यू होगा कितना, तो बाकी का वैल्यू आपका इतना होगा। ये वाला जो ऑपरेशन है इसमें बस ये होगा, जैसे कि A11 R2, तो जैसे कि एक R2 का जगह कितना A22, तो देखिए यहाँ पे A22
माइनस, देखिए A21 R1, तो R1 की जगह कितना A12, तो A12, तो जो एलिमेंट आपको चाहिए, जो एलिमेंट चाहिए नया वैल्यू, उसके जगह पे आप यहाँ रखिए और ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो आपका सारा निकल जाएगा। उसी तरह से इसको भी जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करने के बाद आपका इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, आपका इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, आपका इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ से देखिए x3 निकल जाएगा, यहाँ से जो x3 निकलेगा आप इसको x2 में, इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, x2 निकलेगा, फिर x2 और x3 को इसमें पुट कीजिए, यहाँ से x1 निकलेगा। ठीक है, तो x यहाँ पे द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे XYZ नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेरा जो वेरिएबल लिए हैं हम लोग, यहाँ पे जो वेरिएबल लिए हैं वो वाला वेरिएबल होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा x1 x2 x3। ठीक है, तो यहाँ से आपका x1 x2 और x3 का वैल्यू निकल जाएगा। तो सिमिलरली वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x3 x2 इन दिस इक्वेशन, वी गेट वैल्यू ऑफ x1। कहने का मतलब है यहाँ से x3 निकालिए और यहाँ से x3 का वैल्यू पुट कीजिए तो x2 निकलेगा, तो x2 x3 निकल गया, फिर इसमें पुट कीजिए तो x1 निकल जाएगा। तो यही था आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड।